सो यूट्यूब पर मैं बहुत टाइम से हिंदी पॉलिटिकल कंटेंट ढूंढ रहा हूँ और इट हैज़ बीन वेरी बैड। पर मुझे लगता है उसमें मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चैनल जो मिला है वो है एन ओपन लेटर। ये चैनल बहुत अजीब है एंड देयर इज नो शुगर कोटिंग इट। मुझे लगता है इसका ज्यादातर कंटेंट बहुत बुरा है, खास तौर पे जो भी एनालिटिकल या पॉलिटिकल एनालिसिस के वीडियोस हैं उसमें कहीं ना कहीं ये एरर है कि एनालिसिस मिसिंग है। इसके लिए जो बेस्ट एग्जांपल मुझे मिला है विच एक्चुअली एक्सप्लेन्स एवरीथिंग अबाउट ओपन लेटर एंड दैट वीडियो इज टाइटल्ड व्हाई डज द वेस्टर्न मीडिया पोर्ट्रे इंडिया इन अ बैड लाइट। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको इस तरह का एनालिटिकल कंटेंट या पॉलिटिकल फिलोसफी में जरा भी इंटरेस्ट है, हमारे सब्सक्राइबर काउंट जैसे 1000 के आगे बढ़ेगा हमारे चैनल को उससे बहुत ज्यादा नए बेनिफिट्स मिलेंगे। सो प्लीज डू दैट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। एन ओपन लेटर ने डायरेक्टली इसी क्वेश्चन से शुरुआत की है। देयर इज नो इन बिटवीन, कोई प्रेमाइस ने सेटअप किया, कुछ नहीं, सीधे से ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसी क्वेश्चन के जवाब में उन्होंने आंसर्स देने शुरू कर दिए हैं। इस क्वेश्चन को फेस वैल्यू पर लेना कि एक रियलिटी है, ऐसा ही होता है, रिक्वायर्स वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एविडेंस एंड देयर इज नथिंग लाइक दैट, नो डेटा व्हाटसोएवर। that's the video। मैं इसमें सारे क्लेम्स और पॉइंट्स कवर नहीं करने वाला बिकॉज इफ आई स्टार्टेड डूइंग दैट हम सारा दिन यहाँ बैठे रहेंगे। तो मैं कुछ मेजर पॉइंट्स हाईलाइट करूंगा और मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि उनका एक वाइडर इम्प्लीकेशन क्या है। एन ओपन लेटर के जो पूरा अप्रोच है उसमें वो पॉइंट्स कैसे बार बार हमें दिखाई देते हैं। लेट्स स्टार्ट। इन सारे के सारे पोर्टल्स में जब भी कोई न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश होता है या फिर कोई ओपिनियन पीस पब्लिश होता है तो उसमें इंडिया को हमेशा एक डेरोगेटरी वे में दिखाया जाता है या फिर हमेशा उसमें कोई ना कोई कमी दिखाई जाती है। इससे ये इंप्लाई होता है कि जब भी कोई आर्टिकल पब्लिश होता है वो हमेशा एक नेगेटिव बात कर रहा होता है। अगेन दैट्स अ वेरी वेरी बिग क्लेम। ऑल्सो नोटिस करिए कि यहाँ पर डेरोगेटरी शब्द इस्तेमाल किया है, जो कि पहले बैड लाइट बोला गया था, अब वो डेरोगेटरी है। अगर आप मेरी तरह हैं, जो कि आपको नहीं होना चाहिए, तो आप नोटिस करेंगे कि कैसे ये दोनों शब्द अलग मीनिंग डिनोट करते हैं, इनके अलग कॉन्टेक्स्ट होते हैं और एक ही आर्ग्यूमेंट में इनको इंटरचेंजेबली यूज करना गलत है। लाइक अगर आपका आर्ग्यूमेंट क्लियर है तो फिर शायद वो दूसरी चीज हो सकती है, पर हमें यहाँ पता ही नहीं कि हम बात किस बारे में कर रहे हैं। So this makes no sense, but we'll come back to that later. So far there is zero evidence of this claim कि हमेशा नेगेटिव ही होता है। पर इसके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है जो ओपन लेटर ने ऐड की है, which is कि इसकी शुरुआत इंडिया में बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद से हुई, तो ऐसा नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद से ये चीजें बढ़ी जरूर हैं, मगर उससे पहले भी मनमोहन सिंह के लिए इस तरह के कवर पेजेस वहां की मैगजीन में छापे गए। This is a very interesting example that he has given. Another thing that we'll come back to later. Yes, I am going to put everything for later because I want you to watch this 15-minute long video. I hope this is 15 minutes long. देखो, आप जब भी किसी कंक्लूजन पर पहुंचने की कोशिश करते हो उसके पहले आप उसके लिए कोई प्रूफ इकट्ठा करते हो। कंफर्मेशन बायस का मीनिंग होता है जब आप कंक्लूजन पे पहले पहुंच जाते हो और फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए आप प्रूफ ढूंढने लगते हो। Hey, open letter. Do you want an evidence of confirmation bias? ये वाला सवाल आपने अपने आप से जरूर पूछा होगा कि वेस्टर्न मीडिया हमेशा इंडिया को एक नेगेटिव लाइट में क्यों दिखाती है। सर नहीं सर, ये आपका बिजनेस मॉडल है सर, ये स्क्रिप्ट नहीं है। How does he do this with a serious face? How is he not laughing throughout the video? एक्चुअली कंफर्मेशन बायस को समझने के लिए एन ओपन लेटर का वीडियो बहुत अच्छा एग्जांपल है। जैसे ये आर्ग्यूमेंट लीजिए, ओपन लेटर ने बोला है कि ज्यादातर लोग जो इन पोर्टल्स में काम करते हैं वो SJW या सोशल जस्टिस वॉरियर्स या वोक लोग होते हैं। इस वजह से वो गवर्नमेंट्स की बुराई करते हैं फॉर सम रीजन, आई डोंट नो। बेसिकली द पॉइंट ही वाज ट्राइंग टू मेक कि राइट विंग गवर्नमेंट की ज्यादा बुराई करते हैं और बाकी गवर्नमेंट्स की कम बुराई करते हैं या उनको छोड़ देते हैं, जाने देते हैं। एंड द एग्जांपल ही हैज इज दिस। आप यूएस का केस लीजिए। ट्रंप से पहले ओबामा की सरकार थी, उसके बारे में CNN का एक रिपोर्टर कहता है कि हमने ओबामा की कई सारी चीजों को जाने दिया और उन्हीं सिमिलर सिनेरियोज में हम ट्रंप को जाने नहीं देते, उनसे हम कड़े सवाल पूछते हैं। तो यहाँ पर क्लियर बायस का एक एग्जाम्पल आपको इसमें दिख जाता है। हम इंडिया की बात कर रहे थे कि वेस्टर्न मीडिया किस तरह से इंडिया को लेकर बायस है और इन्होंने एग्जाम्पल दिया है ओबामा का। ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट इट माइट हैव बीन अ बायस दैट हैज कम आउट फॉर वन पोर्टल। What about इंडिया? खुद ओपन लेटर ने ये पॉइंट रखा है कि किस तरीके से इंडिया में मनमोहन सिंह की बुराई की गई थी। मनमोहन सिंह को अंडर अचीवर बोला गया था वेस्टर्न मीडिया द्वारा और मोदी की भी बुराई की गई है। 2014 के पहले भी हो रहा था, 2014 के बाद बढ़ गया है। इसका मतलब यही है कि ये चीज हमेशा ही होती रहती है। मे बी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई बिकॉज
I don't know, they have more things to point out maybe. ये right wing government की close scrutiny करते हैं because of the policies, because right wing government का एक certain stance होता है, वो conservative होते हैं, वो inclusive policies पे बात नहीं करते, उनकी economic policies different होती हैं. Same तरीके से ये media जो कि liberal हैं, उनकी अपनी एक understanding है, वो free market को support करते हैं, वो private businesses को support करते हैं, उनका मानना है कि ज्यादा से ज्यादा inclusive चीजें होनी चाहिए सोसाइटी में, हर कोई आकर फ्री मार्केट और प्राइवेट बिजनेसेस का हिस्सा बन सके. दिस इज द लिबरल अप्रोच. इस वजह से लिबरल और कंजर्वेटिव्स के बीच में क्लैश होता है. दिस इज अ डिफरेंस इन वर्ल्ड व्यू. लोगों को लगता है कि हमें सोसाइटी को ऐसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए, कुछ लोगों को लगता है कि हमें सोसाइटी को ऐसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए, और उनके बीच में क्लैश होता है. दिस इज नॉट अ बायस. रिमेंबर मनमोहन सिंह का वो अंडर अचीवर वाला टाइटल. मनमोहन सिंह ने इंडिया की इकोनॉमी को लिबरलाइज करने की कोशिश शुरू की थी 90s में, पर मनमोहन सिंह ने बहुत सारी पॉलिसीज या बहुत सारे स्पेसेस में अपना हाथ पीछे खींचा है और उस जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था उसको डिसमेंटल नहीं किया है. पब्लिक सेक्टर को ज्यादा बढ़ावा देता था और प्राइवेट सेक्टर या फ्री मार्केट को कंट्रोल में रखता था. इस वजह से प्राइवेट सेक्टर उतना खुलकर इंडिया में काम नहीं कर सकता. मनमोहन सिंह ने बहुत सारी कोशिशें की, पर they were not enough for the liberal side of the world. इस वजह से मनमोहन सिंह को अंडर अचीवर बोला गया. That's the analysis. This is not the criticism of India. This is a criticism कि मनमोहन सिंह लिबरलाइज नहीं कर पाए इंडिया. पर्सनली मैं मनमोहन सिंह की पॉलिसी से अग्री नहीं करता हूँ, या लिबरलाइजेशन की भी पॉलिसी से अग्री नहीं करता हूँ. मेरी पॉलिटिक्स अलग है, पर इसके बाद भी मैं देख सकता हूं कि मनमोहन सिंह को अंडर अचीवर देने का मतलब क्या है. इनफैक्ट उस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि मनमोहन सिंह को अंडर अचीवर क्यों बोला गया. आपने एक सोर्स उठाया, उसको आप पढ़ो, क्यों बुराई हो रही है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि बुराई हो रही है. एंड देन देयर इज अनदर रियली फनी थिंग. This. What can explain कि इंडिया मार्स पर पहुंच रहा है और आप उसके लिए भी इस तरह का डेरोगेटरी कार्टून पब्लिश करो. What can explain? ओ सर मुझे पता है इसका क्या रीजन है. मुझे पता है सर, मुझसे पूछो. रेसिज्म, इसको रेसिज्म कहते हैं. किसी कल्चर की आइडेंटिटी को स्टीरियोटाइप करके प्रेजेंट करने को रेसिज्म कहते हैं. आई मीन दिस इज नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन, बट ये रेसिज्म का हिस्सा है. ये रेसिज्म है, ये भी रेसिज्म है. इंडियंस को रेसिज्म समझ में नहीं आता क्या? ओपन लेटर ने जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री जैसा शब्द इस्तेमाल करके उसको छोड़ दिया कि बाकी के देश मानते हैं कि इंडिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री है वगैरह वगैरह. ये कोई बायस नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया में एब्जेक्ट पॉवर्टी है, इंडिया में सिस्टमिक इनजस्टिस है, इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम लोगों को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, विच इज अ प्रॉब्लम. बट दिस इज नॉट द पॉइंट. थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एक मेड अप डेफिनेशन है जो कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, विच इज अगेन योर यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, इनको पावर देती है ताकि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को एक्सप्लॉइट कर सके. यूएन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ की इकोनॉमिक पॉलिसीज इसी तरह से डिजाइन होती हैं ताकि इंडिया जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को मोल्ड किया जा सके, ताकि इनकी रिसोर्सेज को यूज किया जा सके और उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा इन देशों को होता है. सी, दिस इज एक्सप्लॉइटेशन. This is very silly. Why are you calling exploitation a bias? Okay, so this next part is a little tricky. मैं यहाँ पर कुछ चीजें बोलने वाला हूँ जिसको कॉन्टेक्स्ट में समझना जरूरी है. मेरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि ओपन लेटर की लैंग्वेज में कुछ कमियां हैं जिस वजह से उनका पॉइंट क्लियरली सामने नहीं आया है और बहुत सारी बातें गलत तरफ इशारा कर रही हैं. मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये एक इंटेलेक्चुअल डिसएडवांटेज है या ओपन लेटर के अंदर कोई कमी है या उनका मजाक उड़ाना. ओके, सो चिल. सो ओपन लेटर ने पहले बैड लाइट शब्द का इस्तेमाल किया, फिर डेरोगेटरी शब्द का इस्तेमाल किया. इसी तरह से और भी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो वहां पर फिट नहीं होते, जैसे कमी, कॉन्डेसेंडिंग, क्रिटिसिज्म. ये सारे शब्द अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात करने के लिए हैं. इनको इंटरचेंजेबली यूज किया गया है अपना पॉइंट रखने के लिए. नाउ अगेन, ये पॉसिबल है कि ओपन लेटर ने बहुत ज्यादा सीरियसली इस वीडियो की स्क्रिप्ट नहीं लिखी है. उन्होंने ये कोशिश की है कि कम से कम शब्दों में या जो आसान शब्द है जो लोगों को तुरंत समझ में आते हैं उसके थ्रू अपना पॉइंट प्रूव किया जाए. इस वजह से शब्दों पर या भाषा पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है ऑनेस्टली. एक यूट्यूबर के लिए ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि आप शब्दों को बहुत बारीकी से इस्तेमाल करो. अगर आप एक ऐसा पॉइंट रख रहे हो जो लोगों को एजुकेट और एंटरटेन कर रहा है, then you can go ahead with your evidence and just say what you want to say. And as far as I know, open letter is in Indian.
तो इंग्लिश डेफिनेटली उनकी प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है, प्रोबेबली वो हिंदी बोलते हुए ही बड़े हुए हैं, सो इंग्लिश में कुछ कमियां हो सकती हैं, विच इज अगेन नॉट अ बिग डील। बट इफ यू आर गोइंग टू मेक अ पॉइंट अबाउट हाउ इंडिया इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड या इंडिया के अगेंस्ट कोई लोग हैं जो काम कर रहे हैं और ये सुनकर आप लोगों को ऑलमोस्ट भड़का रहे हो, देन यू नीड स्ट्रॉन्ग एविडेंस। आपकी लैंग्वेज जैसे भी उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट आपको एविडेंस प्रेजेंट करना पड़ेगा कि आपके जो आर्ग्यूमेंट है उसके पीछे ये सबूत हैं, ये जरूरी बात है, इस वजह से आपके पॉइंट को सुनना जरूरी है। पर मैं पूरी तरह से लैंग्वेज पर नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जानबूझकर इन शब्दों को इंटरचेंजेबली यूज किया है और लैंग्वेज को वेग रखा गया है। इसका जो एग्जांपल मेरे सामने है वो है रेसिज्म शब्द। रेसिज्म वर्ड यूज ना करने का क्या रीजन हो सकता है? वेल, आई एम गोइंग टू मेक अ गेस हियर कि रेसिज्म वर्ड जो है वो ज्यादातर SJW वोक आपके लेफ्ट लिबरल लोग यूज करते हैं। ओपन लेटर इन कैटेगरी से आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते, इस वजह से वो रेसिज्म शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दैट्स व्हाई ही वांट टू अवॉइड यूजिंग दैट वर्ड, और उसकी जगह वो एक सिंपलिस्टिक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। राइट ऑफ द बैट पहले ही सेकंड से ये वीडियो ये मानकर चलता है कि आप भी इसी सवाल के बारे में सोच रहे हो कि ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है कि ये वेस्टर्न मीडिया को कंपेल करता है इंडिया के अगेंस्ट ऐसी बुराई करने पर। सो आप ऑलरेडी इन हो, इस वजह से जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या इन आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू जा रहे हैं, वो ऑलरेडी मान के बैठे हैं। उनको बस एविडेंस चाहिए कि वो जो सोचते हैं वो ऐसा क्यों है। इस मेथड से एन ओपन लेटर एक स्पेशल ऑडियंस को इनवाइट कर रहे हैं। उनकी एक टारगेट डेमोग्राफिक है जो उस तरीके से सोचती है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये चीज खराब है अपने आप में, यूट्यूब पर ये करना पड़ता है। ओपन लेटर इसको कैसे एक्सप्लेन करें? ज्यादातर केसेस में अगर आप आर्टिकल कोई भी लिखो और उसकी आप नेगेटिव हेडलाइन रखो, वो चीज ज्यादा हिट होती है, ज्यादा लोग देखते हैं, उस पर आउटरीच क्रिएट होता है, फ्री की पब्लिसिटी मिलती है, फ्री के क्लिक्स मिलते हैं और फ्री का रेवेन्यू आता है। इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनका कोई बेस नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है। उन आर्ग्यूमेंट्स को ऐसे प्रेजेंट किया गया है कि आपको लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वेगली उन चीजों की ओर इशारा कर रहे हैं जिनके बारे में आपने ऑलरेडी सुना है या आप उन चीजों को मानते हो। ओपन लेटर वांट्स टू क्रिएट पॉलिटिकल कंटेंट ताकि वो आपको एक्सप्लेन कर सके कि हमारी सोसाइटी कैसे काम करती है। बट देयर इज अ फंडामेंटल फ्लॉ हियर कि उसने कभी भी क्रिटिसिज्म की तरफ जाने की कोशिश नहीं की है। चीजों को एनालाइज करने के लिए आपको पहले उन पर सवाल करना पड़ेगा। पर इसमें जो प्रॉब्लम है वो है ओपन लेटर की रिजिडनेस नए कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज को लेकर। क्रिटिकल थ्योरीज के थ्रू हमारे पास रेसिज्म और फेमिनिज्म जैसे कॉन्सेप्ट्स निकल कर आए हैं, जिसके जरिए हम सोसाइटी में होने वाले एक्सप्लॉयटेशन या डिस्क्रिमिनेशन को समझ सकते हैं। पर ओपन लेटर को ये सारी चीजें बहुत पॉलिटिकली मोटिवेटेड लगती हैं, या जो लोग इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ओपन लेटर की पॉलिटिक्स उनसे डिसएग्री करती है। डेफिनेटली बहुत बड़े लेवल पर उसने लिबरल वैल्यूज को एक्सेप्ट किया है कि हाँ, लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्पेस मिलनी चाहिए, सोसाइटी इक्वल होनी चाहिए, सबका इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। पर इक्वल ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो रहा है, इसके लिए आपको सवाल करने पड़ेंगे, आपको क्रिटिकल होना पड़ेगा सिस्टम और सोसाइटी को लेकर। इसकी जगह ओपन लेटर का पूरा बिजनेस मॉडल जो है वो लोगों को ऑलरेडी बेक्ड आइडियाज सर्व करता है, क्योंकि अगर वो क्रिटिकल कंटेंट प्रोवाइड करेगा तो उसकी ऑडियंस सोचने पर मजबूर होगी और हो सकता है वो अपना माइंड चेंज कर ले। सो डेफिनेटली ही कांट चेंज एनीवन्स माइंड। इसकी जगह ओपन लेटर ने एक शॉर्टकट निकाला है कि उसने वैसी ऑडियंस को अट्रैक्ट किया जिनके एक खास माइंडसेट, एक खास अप्रोच है, और उसके बाद उनको वैसा ही बना बनाया एविडेंस प्रेजेंट कर दिया, ताकि उस एविडेंस को लेकर लोगों को अच्छा महसूस हो कि अच्छा, जो मैं मानता था वो चीजें एक्चुअली हो रही हैं, वो सब कुछ सच है, मेरे बिलीफ को चैलेंज नहीं किया जा रहा है। ओपन लेटर जैसे लोग आपके लिए सोचने का काम करते हैं ताकि आपको सोचना ना पड़े, क्योंकि अगर आपको दुनिया को समझना है तो आपको बाहर जाना होगा, लोगों से बात करनी होगी। क्रिटिकल थिंकिंग वैसे काम नहीं करती है कि आप अकेले एक कमरे में बैठ के बड़बड़ा लें और आपको आइडियाज आ जाएंगे। एडिट दैट पार्ट आउट। इसलिए ओपन लेटर जैसे लोग आपको बने बनाए आर्ग्यूमेंट्स और एविडेंस प्रेजेंट करते हैं ताकि आपको वो कंफर्ट महसूस हो, आपको बाहर जाकर अपने आइडियाज को चैलेंज ना करना पड़े। किस लिए? दिस इज माय फाइनल पॉइंट। ओपन लेटर का पूरा बिजनेस मॉडल इसी पर बेस्ड है ताकि वो लोगों के एग्जिस्टिंग वर्ल्ड व्यूज को कंफर्म कर सके, उनको चैलेंज करने की जरूरत ना पड़े। And that is how you do an analysis.